पहले चैप्टर का नाम है आपका ब्रिक्स ब्रिक्स एंड बोन्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका एक अ, हमारा सिविलाइजेशन है और आप कह सकते हो कि ये वर्ल्ड के जितने भी सिविलाइजेशन थे उसका कंटेम्प्रेरी है। मतलब कई लोगों को ये पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी सिविलाइजेशन थी। बस लोगों को ये जानकारी थी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पाई जाती है और क्या कहते हैं इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन पाई जाती है। लेकिन इंडिया में 1856 के आसपास 1856 के आसपास या 1856 में बेसिकली इस टाइम में इंडिया में क्या कहते हैं ब्रिटिश रूल है। और इस समय जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में रेलवे लाइन जो है वो बिछा रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए। और वो पंजाब वाले एरिया में रेलवे लाइन बिछाते हैं तो उन्हें पता लगता है, जब वो खुदाई कर रहे होते तो वहां पे कुछ एक अजीब तरीके का पत्थर देखने को हमें मिलता है जो उस समय कहीं पे भी देखने को नहीं मिला था। और इसी के कह सकते हो आप 5 साल बाद 1861 में अपने इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करती है ब्रिटिश इंडिया। और इसके जो पहले डायरेक्टर बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम बनते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली क्या काम करता है, जो भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं उसकी स्टडी करता है। आर्कियोलॉजी जो स्टडी करता है वो जो भी आपके वस्तुएं होती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई या कोई भी जो पुरानी वाली वस्तुएं होती है उनकी स्टडी करता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश करा गया एक डिपार्टमेंट ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1861 में। और उसके जो पहले डायरेक्टर बनते हैं वो बनते हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जो अलेक्जेंडर कनिंघम है बेसिकली इनका काम क्या है, जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से पुनर्जीवित करना, ताकि लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सके। तो मैंने आपको बताया 1856 के अराउंड हमें एक पत्थर मिला था जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जाते हैं और उस एरिया को क्या कहते हैं खुदाई करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब रिलेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट किस समय का हो। और ये क्या कहते हैं जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनकी इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये ज्यादातर डिपेंडेंट होते थे जो रिटर्न फॉर्म में हो, मतलब जहां से हिस्ट्री लिखी गई हो और उसको सोर्स के रूप में ये देखते थे। तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद एक व्यक्ति जो डायरेक्टर बनते हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की लीडरशिप में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम सैनी। और 1921 के अराउंड इन्होंने क्या कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला। और तब पूरे वर्ल्ड को ये पता लगा कि वर्ल्ड में मेसोपोटामिया, इजिप्ट और क्या कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के अलावा भी बहुत इंडिया में एक सिविलाइजेशन पाई जाती है। तो हम बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन को एक टर्म यूज करते हैं। सिविलाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझेंगे हम। सिविलाइजेशन आपका लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या होता है सिविटास। और बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब वो होता है जो एक परमानेंट प्लेस पे रहते हैं। इससे पहले के लोग जो होते थे वो हंटर और गैदरर्स थे, एक जगह पे रुकते नहीं थे, ठीक है। और तो और उनकी लाइफ ज्यादा क्या कह सकते हो मतलब ऐसे ही भटकने में निकल जाते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर हो चुका था, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था जिसकी वजह से लोग अब एक जगह रुक रहे हैं। और उन्होंने जब एक जगह पे वो रुक रहे थे तो उन्होंने सिटी लाइफ डेवलप करनी शुरू करी। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के अलावा अब यहाँ पे ट्रेड भी डेवलप होने लग गए थे और धीरे धीरे ये शहर का रूप लेने लग गए। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन। क्लियर है जी। अब हम जानेंगे वर्ल्ड में इंडस सिविलाइजेशन के अलावा और भी सिविलाइजेशन है। जैसे वर्ल्ड को 1920 से पहले सिर्फ और सिर्फ इन सिविलाइजेशन के बारे में पता था, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन। वर्ल्ड सिर्फ इसके बारे में जानता था। लेकिन मैंने आपको बताया 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो चुका था। और 1921 के अराउंड इंडिया ने हड़प्पा की खोज कर ली थी। तब लोगों को ये जानकारी हुई कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन है उसी के अराउंड में, उसी का कंटेम्प्रेरी एक सिविलाइजेशन है। जो कौन सा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके अलग अलग नाम है। जैसे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना
जाता है। और ये नाम क्यों पड़े, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इस वजह से पड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग नाम है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है इनके नाम का? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक नदी के किनारे स्टैब्लिश, और आप जितनी भी सिविलाइजेशन देखते हो वर्ल्ड की, ज्यादातर नदियों के किनारे ही स्टैब्लिश देखने को मिलती है। और इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम है? क्योंकि इसमें सबसे पहला जो शहर ढूंढा गया था वो कौन सा शहर था आपका? हड़प्पा। इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। प्लस में इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस समय में लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू कर दिया था, टीन और कांसे को मिलाकर। तो ये तीन नाम है इसके: हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्कवरी कैसे हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। आज से अगर अगर हम कंपेयर करें तो 160 साल पहले 1856 में पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और वहां पे एग्जीबिशन के टाइम में लोगों को कुछ चीजें मिली जिसको समझने में, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे किससे रिलेटेड है। फिर इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि 1861 में अपने इंडिया में एक डिपार्टमेंट खुलता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोलकाता में। और इसके जो पहले डायरेक्टर बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। इनके बाद जो डायरेक्टर बनते हैं वो कौन बनते हैं? जॉन मार्शल। और इन्हीं के लीडरशिप में आपके कौन किसकी खोज होती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। कब? 1921 में। ये काम सौंपते हैं किसको? दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सिविलाइजेशन हुआ करती होगी। ये बेसिकली अजम्पशन डेवलप कर रहे हैं आप। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है: हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अगर मैं ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में। बहुत बड़ा एरिया था। और अगर मैं इसको इंडिया में डिवाइड करूं कहां से कहां तक फैला, तो जम्मू कश्मीर से लेके आप कह सकते हो कि ये गुजरात तक फैला हुआ था। और तो और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में भी प्रेजेंट था ये सिविलाइजेशन। बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा पहले खोजा गया, इस वजह से हम कह देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा और बहुत सारी सिटीज इस सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का वैसे अगर मैं बात करूं, समय जो है वो टोटल समय है आपका कब से कब तक? 6000 BC से लेके 1300 BC तक। ये पूरा सिविलाइजेशन, बेसिकली ये टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जिसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, अर्ली, जिसे हम आरंभिक भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरा आपका मैच्योर, और तीसरा आपका एंड। जो अर्ली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 6000
बीसी से 2600 बीसी तक अर्ली के। और मैच्योर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है आपका 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, और 1900 बीसी से 1300 बीसी तक आपका एंड का पीरियड होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो स्टार्टिंग पीरियड है, इस समय ये जो सिविलाइजेशन है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलते। हमारे चैप्टर में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड या डिटेल से बताया गया वो टाइम पीरियड कब का है, 2600 से 1900 बीसी तक। बेसिकली ये टाइम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज माना जाता है। इस टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे में डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप ये याद रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक। और बीसीई का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन एरा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जीरो से जो पहले का समय है उसे हम मानते हैं बीसी। इसका मतलब वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय की बात है यहाँ। आते हैं अपने चैप्टर्स पे। स्ट्रेटेजी ऑफ सब्सिस्टेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली इसमें ये बताएगी कि हड़प्पा के लोग, मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहता हूँ। हड़प्पा के लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम अजम्पशंस करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं कि इस तरीके से अपना जीवन जीते होंगे। लेकिन जो कल्पना होती है वो हमारा साइंटिफिक हो। साइंटिफिक का मतलब हम ऐसी कल्पना नहीं कर देते, हमें सोर्स मिलते हैं, हम उसको रीड करते हैं, फिर हम उस पर अपना थ्योरी डेवलप करते हैं। ये हिस्टोरियन ऐसा करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें बहुत सारे सोर्स मिले जिससे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने जीवन किस तरीके से व्यतीत करते थे। को बेसिकली अपने जीवन को जीने के लिए उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता हो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे अपने आप को जीवित रखने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, और आपका प्रे करते थे, बेसिकली शिकार करते थे। ये तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करी जाती थी अपने आप को जीवित रखने के लिए। और ये किस बेस पे बोला जा रहा है, क्योंकि हमें सोर्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये कुछ क्रॉप्स के सीड्स मिले आपके, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट हो गया, और व्हाइट ग्राम हो गया, व्हाइट चना हो गया। और तो और इन सब क्रॉप्स को उगाने के लिए ये कनाल्स और वेल्स का यूज करते थे। कनाल्स का मतलब होता है नहर, और कुओं का यूज करा जाता हो। हमें कुछ मोहरों पे ये चित्र देखने को मिले जिसे आप देख सकते हो, और इससे आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया होगा कि वो खेती में किसका यूज करते होंगे, बैलों का यूज करते होंगे। ठीक है, हमें कई कई जगह पे जमीन जो है वो जोती हुई देखने को मिली है, मतलब जोती हुई देखने को मिली है, जिससे भी आइडिया लगाया जा सकता है। और किसी जगह पे जैसे कालीमंगल में हमें ऐसे खेत देखने को मिले हैं जहां पे एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती थी। तो ये याद रखना प्लेस आपके एमसीक्यू के लिए। और ये हार्वेस्ट बेसिकली कैसे करते थे, जो आपके लकड़ी हैं और स्टोन का क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे जिससे फसलों को कटाई करते थे। हमें कुछ जानवरों के अवशेष मिले जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग पशुओं को भी पाला करते होंगे, और इन फ्यूचर अगर इनके पास कुछ खाने की कमी होती होगी तो यही पशु उनके आहार बनते होंगे। जैसे कि ये कैटल है, शिप है, गोट है, बफेलो है, और पिग्स है, इन सबको ये पाला करते होंगे, क्योंकि हमें इनके अवशेष या हड्डियां देखने को मिली है इस साइड से। और कुछ ऐसे जानवर देखने को मिले हैं जो पालतू नहीं होते, तो उनके भी अवशेष हमें देखने को मिले, जिनका ये अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये क्या क्या करते होंगे, उनके बेसिकली शिकार करते होंगे। जैसे कि हमें कुछ पक्षियों के हड्डियां देखने को मिली है, और फिश के बोन्स देखने को मिले हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग शिकार भी करते होंगे। तो ये तीन तरीके थे जिससे अपना ये खाने का
सोर्स ढूंढते थे। एक एग्रीकल्चर था, दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री था और तीसरा आपका शिकार था। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हमें सीड्स मिले हैं तो क्या कहते हैं अनाज से रिलेटेड है, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमें जानवरों की हड्डियां मिली है, और क्या कहते हैं प्रे के अंदर भी हमें जानवरों के अवशेष इवन पक्षियों के अवशेष मिले हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग शिकार भी करते होंगे। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सिटी है, मैंने जैसे आपको बताया बताया आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा शहर नहीं है, हड़प्पा के अलावा बहुत सारे शहर इसके अंदर शामिल है। और हड़प्पा के कंपैरिजन में एक और जो इंपॉर्टेंट शहर है वो कौन सा शहर है, मोहनजोदाड़ो। और ये क्यों इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो शहर बनाया गया था बिल्कुल नियोजित तरीके से बनाया गया था, पहले ही प्लान कर लिया गया था इस शहर को बनाने के लिए। जो जैसे कि अभी के टाइम में हम कह सकते हैं कि ऐसे घर बनते, अब हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वहां उस समय कोई इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने एक बेहतरीन प्लान अर्बन सेंटर का निर्माण करा है। जैसे मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज था। अगर मैं मोहनजोदाड़ो के फीचर्स की बात करूं तो ये निरंकारा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में। और इसका जो टोटल एरिया था वो 125 हेक्टर्स का था। और मोहनजोदाड़ो जो है वो दो सिटीज में डिवाइडेड है, एक तो आपका है सिटाडेल और दूसरा है लोअर टाउन, हिंदी में बोले तो दुर्ग और आपका निचला शहर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिटाडेल की। जो सिटाडेल है वो बेसिकली आपका साइज में लोअर टाउन के कंपैरिजन में काफी छोटा माना जाता है या छोटा है। और सिटाडेल को आप कह सकते हो किस पे बनाया गया, हाइट पे बनाया गया, एक हाइट पे उसके कंपैरिजन में, लोअर टाउन के कंपैरिजन। और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, फोर्ट से घिरा हुआ है। और इसके बीच में एक दीवार है जो सेपरेट करती है, आप कह सकते हो इस तरफ सिटाडेल है और इस तरफ बहुत बड़े एरिया में क्या है, लोअर टाउन। और इसके बीच में क्या है, एक दीवार है जो सेपरेट कर रही है किसको, सिटाडेल को, किससे, लोअर टाउन से। मतलब दुर्ग को अलग कर रही है किससे, निचला शहर से। अब ये हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इस तरफ के जो लोग हैं दुर्ग के, वो कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहा, मतलब इंपॉर्टेंट लोग रहे होंगे, और जो निचले शहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉमन पीपल होंगे। सिटाडेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। एक तो है पहला आपका वेयर हाउस, जिसे हम हिंदी में माल गोदाम कहते हैं। ये एक बहुत बड़े साइज में हमें सिटाडेल में देखने को मिलता है, माल गोदाम, जहां पे ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये जो लोग थे अपने अनाज को इस बड़े से हाउस में रखा करते होंगे ताकि इन फ्यूचर इसका यूज कर सके। और दूसरा, जैसे कि आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ये पूरा एरिया डेडिकेटेड था किसके लिए, माल, बेसिकली अनाज रखने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेट बाथ, मतलब एक स्नान घर। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये रेक्टेंगुलर शेप का देखने को हमें मिलता है, आयतकार, 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर ये क्या था, डीप था। अगर आप इसमें देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, तो जो उसकी फर्श देख रहे हो आप, यहाँ पे आप ईंटों की फर्श देखने को आपको मिल रही है। चारों तरफ आपको कॉरिडोर्स देखने को मिल रहे हैं, और इस तरफ आपको सीढ़ियां, मतलब नॉर्थ और साउथ के अंदर आपको सीढ़ियां देखने को मिलेगी, जो बेसिकली लोग अगर इसके अंदर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ से वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको बताया इसके आसपास कॉरिडोर हमें देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर जो पानी था उसका अरेंजमेंट पहले से होता था, वेल से पानी इसके अंदर लिया जाता था। कई हिस्टोरियंस का ऐसा थ्योरी है या ऐसा मानते हैं कि इसका यूज स्पेशल पर्पस या स्पेशल ओकेजन के लिए किया जाता होगा। जैसे मैंने बताया कि इस ग्रेट बाथ के अंदर आपको सीढ़ियां भी देखने को मिलती है,
जिससे लोग बेसिकली नॉर्थ, और ये जो सीढ़ियों का डायरेक्शन था वो आप याद रखना कहाँ था, नॉर्थ और साउथ में। और इसका जो क्या कहते हैं रिजर्वोयर का जो पानी था वो बेसिकली एक बड़े से ट्रेन से इस पानी को निकाला जाता होगा। अब हम आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर या दूसरा इंपॉर्टेंट शहर आपका लोअर टाउन मोहनजोदाड़ो का। जो लोअर टाउन है वो सिटाडेल के कंपैरिजन में काफी बड़ा था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आम लोग रहा करते होंगे। और इसका जो मेन फीचर था वो क्या था, आपका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जल निकास प्रणाली। और मोहनजोदाड़ो में जो रोड हमें देखने को मिले वो 4 से 10 मीटर वाइड देखने को मिले, चौड़े रोड देखने को मिले हैं। उस समय की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और जो रोड है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है। ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं कि इसकी वजह से जो क्या कहते हैं आपका रोड है वो क्लीन हो जाता था, सारे रोड्स क्लीन हो जाते थे जैसे हवा चलती थी। ये है आपका ड्रेनेज सिस्टम। आप ये देख सकते हो, ये आपको नॉर्मल घर देखने को मिलेंगे आम लोगों के। और ये जो दीवार है ये जुड़ी हुई होती थी किससे, ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो भी पानी है वो इस ड्रेनेज में जाता था, और ये पानी बेसिकली एक बड़े से नाले में जाके मिल जाता। आसपास हमें ये भी देखने को मिले हैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके, जैसे अभी के टाइम में आप देखते हो सीवर में वो लगाया जाता, ऊपर से ढका जाता ताकि उसमें कूड़ा ना जाए। उस समय भी ऐसे लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी थी। जैसे ड्रेन्स लैंड्स वर कंस्ट्रक्टेड इन प्लान मैनर। बेसिकली जो ये ड्रेन्स बनाए गए थे प्लान तरीके से बनाए गए थे, नियोजित तरीके से बनाए गए थे। और जब ये ड्रेन बनाए गए थे तो इसके अंदर एक मोटार जिप्सम का यूज करा गया था, जिससे ये और कठोर हो जाते थे, इजिली इरोड नहीं होते थे। और ड्रेन्स को कवर करा जाता था ऊपर से ताकि इसमें कोई भी कूड़ा कचरा ना जा सके। हम जानते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो बेसिकली सफाई को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे। जो भी मोहनजोदाड़ो में घर बनते थे उसके लिए पक्की ईंटों का यूज होता था। अब इन पक्की ईंटों के लिए भट्टी लगानी पड़ती थी। जो ये भट्टी थी ये शहर से बाहर लगाई जाती थी ताकि उस सिटी में पॉल्यूशन ना हो। और तो और शहर का जितना भी कूड़ा कचरा था वो सब कहाँ फेंका जाता था, शहर से बाहर फेंका जाता था एक गड्ढे में। और जो आपका गलियां हैं वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि उस पे सारा बेसिकली इस तरीके से बनाई जाती थी कि उस पे सनलाइट हर एक कॉर्नर पे पड़ सके। और जो क्या कहते हैं हर एक घर के अंदर हमें आंगन देखने को मिलता है बड़ा सा। अगर मैं घर की बात करूं तो घर कुछ इस तरीके से ओपन हुआ करता था, और बीच में आंगन था आपका, और साइड साइड में हमें कमरे देखने को, रूम्स देखने को मिलते हैं। और ये कोर्ट यार्ड इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज किया करते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो खाना पकाते होंगे या कुछ भी, अ, या फिर आप कह सकते हो कि आंगन में बैठ के सितारे गिनते होंगे, कुछ भी आप अजम्पशन कर सकते हो। जो रूम्स थे आपके वो बेसिकली कोर्ट, जो आपका आंगन था उसके आसपास बनते थे। और जो लोअर टाउन्स के, सॉरी, जो आपके निचले रूम थे वहां पे हमें विंडो देखने को नहीं मिलती थी। हमें कुछ कुछ घरों में सीढ़ियां भी देखने को मिली है, जिससे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि वहां पे एक तल से ज्यादा, बेसिकली 2 तल के भी घर हुए होंगे। और तो और हमें यहाँ पे 700 से अधिक कुएं देखने को मिले हैं। और ये जो कुएं हैं कई कई बार हमें घर में भी देखने को मिले, घर के अंदर। जो घर थे ये बेसिकली कंक्रीट ब्रिक से बनाए जाते थे, बेसिकली पके हुए ईंटों से बनाया जाता था इनको। और हर एक घर की जो दीवार थी वो ड्रेन से कनेक्ट करी जाती थी, बेसिकली जो बाहर की नाली थी। बेसिकली घर कैसे डिजाइन होता था, वहां पे जो लोग थे, एक गली होती थी, गली में नाली होती थी, तो उस नाली के बेसिकली घर के पानी को उस नाली में पहुंचाने के लिए जो घर के लोग थे या जो भी घर डिजाइन करते थे वो कम से कम एक दीवार कनेक्ट करते थे किससे, नालियों से।
ताकि उनके घर का पानी उस नालियों में जा सके। हमें कुछ जगह पे ये भी देखने को मिला है कि कुएं जो है वो घर के अंदर बनाए गए हैं, और जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कुएं हैं वो कुछ ट्रैवलर्स के लिए जो बाहर से आते होंगे और वो इस पानी का यूज करते होंगे। तो हम जानेंगे कि वहां पे कुछ भिन्नताएं थी या डाइवर्सिटी थी लोगों के बीच में या नहीं थी। तो डाइवर्सिटी के लिए जो हिस्टोरियन है वो दो चीजों का उपयोग करते हैं, एक तो आपका बरियल और दूसरा है लग्जरी आइटम्स। जैसे हम बरियल के बेस पे ये आइडिया लगा सकते हैं, जैसे इससे पहले जो हिस्ट्री है सॉरी इजिप्ट की हिस्ट्री, वहां पे हमें मम्मी मिलती है जिसमें ऐसा देखा जाता था कि जो राजा लोग थे उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें या उनका जैसे सोना जो भी उनसे रिलेटेड चीजें थी वो सब उनके साथ दफना दी जाती थी। तो हम बरियल के बेस पे ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहाँ पे लोगों में डिफरेंस था। तो हम बरियल में देखते हैं कि कुछ जो बरियल थे वो कॉमन थे सारी जगह पे, कुछ जो बरियल थे वो अलग थे बाकी के कंपैरिजन में। यहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, ये याद रखना, जलाया नहीं जाता था, और उसके ऊपर टॉम बना दी जाती थी। हमें कई कई जगह पे जो शव मिले हैं वहां पे बहुत सारे चीजें देखने को मिली, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए या कुछ ज्वेलरी हो गए, मन के हो गए, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे वो फ्यूचर में या सॉरी इन जो आने वाले जो जन्म है उसमें बिलीव करते होंगे। उनका ऐसा मानना होगा कि इसे बाद में पुनः जन्म जब होता होगा तब ये लोग इसका यूज करते होंगे। लेकिन हमें किसी भी मतलब ज्यादातर बरियल में हमें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को नहीं मिली, जैसे गोल्ड वोल्ड ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिली, कुछ ही जगह पे हमें देखने को मिली है। जैसे एक एग्जांपल और लिया गया इसके अंदर, कुछ बरियल के साथ हमें कॉपर्स मिरर भी देखने को मिलते हैं। कॉपर्स मिरर बेसिकली उस समय वो आईना यूज करते थे कॉपर का। और दूसरा है आपका जिससे हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स कैसे डिफरेंशिएट करता है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी जो चीजें थी वो कॉमन थी, जैसे मिट्टी के बर्तन हर एक जगह पे हमें देखने को मिलते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसे बनाने में काफी ज्यादा कठिन होता था और उसको उसके जो सोर्स थे वो लोकल एरिया में नहीं मिलते थे। तो अगर हमें ऐसी चीजें यहाँ पे मिलती है तो हम इससे आइडिया ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे समाज में डिफरेंस रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसे हम फ्यून्स कहते हैं। अब ये जो फ्यून्स है ये बेसिकली बालू और कलर इन सब चीजों को मिला के बना हुआ है, और इस पे आप डिजाइन देख सकते हो, ये हमें ज्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिला है और इसे एक लग्जरी आइटम के रूप में माना जाता है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये हर बेसिकली ये जो आइटम्स है या जो ये आइटम है ये हर एक घर में हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है। और जो ये लग्जरी आइटम्स थे वो हमें छोटे शहरों में देखने को नहीं मिले हैं, ज्यादातर हमें कहां पे देखने को मिले, हड़प्पा और मोहन जो दाड़ो। जो यहाँ के लोग थे वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते थे, जैसे शिल्पकारी या आर्टिक्राफ्ट कह सकते हो आप। शिल्पकारी क्या होता है, जिसके अंदर ज्वेलरी बनाना, स्कल्पचर्स बनाना, टूल्स बनाना, ये सारी चीजें शामिल होती है। औजार बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, या कुछ आभूषण हो गए, इन सभी चीजों का निर्माण करते थे। हमें हड़प्पा में बहुत सारी बीट देखने को मिली है, जैसे मनके हो गए, मोहर हो गए, हार हो गए जिसे हम हार कहते हैं, और शंख देखने को मिले जो बेसिकली आर्टिक्राफ्ट में यूज होते होंगे। और एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सिटीज है चुंधड़ो, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो क्या था, आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब शिल्पकारी। यहाँ पे सिर्फ और बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। इन सभी क्राफ्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो है आपका मनके। ठीक है, मनके के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है
मन के याद रखना, बहुत सारी चीजों को मिला के बनता था, ये बहुत सारी चीजों, जैसे आपके पत्थरों पे बनता था, या कुछ धातुएं हैं उनको उनके मिक्सचर से इनको बनाया जा सकता था। इसका जो शेप होता था वो बेसिकली गोलाकार होता था या बेलनाकार होता था। इसका जो टॉप होता था वो डेकोरेटेड होता था, मतलब जो अगर आप ये देख सकते हो ये मनके है। अब इस मनके में अगर आप देखते हो तो ये आपको कुछ गोलाकार देखने को मिलेगा, जैसे ये सर्कल के रूप में देखने को मिलेगा, ये बेलनाकार के रूप में देखने को मिलेगा। और इस मनकों पे भी हमें डिजाइन देखने को मिलता है, इसके ऊपरी डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे और ज्यादा इसको सुंदर बनाते हैं। और सोचो उस समय ये छोटे छोटे, बेसिकली एक बड़े पत्थर को छोटे छोटे रूप में तराशना, फिर उसको मनकी के रूप में बनाने कठिन काम रहा होगा। और ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन जाता था, इसको पॉलिश करा जाता था। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया गया है, इसको जो एक पत्थर है सेलखड़ी, ये काफी सॉफ्ट पत्थर माना जाता है, इसका भी यूज करा जाता था किसके बनाने के लिए, मनकों को बनाने के लिए। जैसे इसके अंदर जो क्राफ्टमैन होते थे वो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरते थे, ग्राइंडिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया और पियर्सिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग का मतलब ये हो कि एक बड़ा पत्थर है तो आपने छोटे के रूप में या जितना आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको तराश लिया, फिर आपने इसको पॉलिश करना शुरू करा। फिर ये एक औजार आपको देखने को मिलेगा जो इसको सर्कल के रूप में बनाता था, इसमें फंसाई जाती थी और ये सर्कल के रूप में यूज होता था। और ऐसे नहीं, इसको जलाया जाता था पहले, बेसिकली सर्कल रूप में कन्वर्ट करने के लिए। हमें कुछ सेंटर्स मिले हैं जहां पे इनका प्रोडक्शन होता था। और इन सेंटर्स को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इन सेंटर्स को पहचाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे कच्चे माल देखने को मिले हैं, रॉ मटेरियल देखने को मिले हैं, जिनसे ये बनाए जाते थे। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। यहाँ पे हमें टूल्स देखने को मिली है लार्ज क्वांटिटीज में, जिससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक प्रोडक्शन सेंटर रहे होंगे। फिर बात करते हैं मोहर की, और बहुत इंपॉर्टेंट और अलग ही फीचर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये आप मोहर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे आपको रिटर्न में। इस सिंबल्स को आज तक नहीं पढ़ा गया, और कुछ आपको जानवर देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा में इस टेक्नोलॉजी का यूज होता था। और इस टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से करते थे, जैसे हड़प्पा में कोई भी कंसाइनमेंट होता था, कोई भी वस्तुएं होती थी, किसी को पहुंचाना होता था, तो वो क्या करते थे, उसको उसमें एक बैग में रखा जाता था, उसको ऊपर से क्या कहते हैं रस्सी से बांधा जाता था, गांठें लगाई जाती थी, और उस गांठ पे क्या करते थे, एक आपकी मिट्टी होती थी, मिट्टी को चिपकाया जाता था, और उस पे वो क्या करते थे, इस मोहर को लगा देते थे। अब इससे क्या होता है, इससे क्या पता लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक गांठ है, उसके जैसे फॉर एग्जांपल ये गांठ है, आप यहाँ पे मैंने मोहर लगा दी और इसके अंदर आपका सामान है, तो इसमें क्या होगा, अगर इसके साथ इस सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी होगी तो इस पे सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रस्सी सबसे पहले खुलेगी। समझ में आ रही चीज क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इसके साथ कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता था तो लोगों को पता लग जाता था कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उस समय में ये ऐसा सोच पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चित्र है और कुछ सिंबल्स है, ये जो सिंबल्स है बेसिकली यूज होता होगा किसके लिए, जो पढ़े लिखे लोग थे। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो इस जानवर के चित्र के माध्यम से समझ जाते होंगे कि ये कंसाइनमेंट कहाँ से आया होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भाजपा के जो लोग थे वो वेट्स का भी यूज करते थे। वेट का मतलब जो भी सामान थे, ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ ऐसे ही दे दिया करते थे किसी को भी, तो उसका वजन करा जाता था। और इसके लिए उन्होंने कुछ टूल्स डेवलप कर रखे थे, जैसे ये देख सकते हो आप, ये है आपका बाट जिसे हम कहते हैं। और इनका कुछ इसके अंदर छोटे बाट थे, कुछ बड़े बाट थे। जैसे जो छोटे थे वो हमेशा आपके
बाइनरी के कंसेप्ट में हमें देखने को मिलते हैं, और जो बड़े बांट थे वो हमें किसके कंसेप्ट में देखने को मिलते हैं, डेसिमल्स के कंसेप्ट में देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें दो तरह के बांट देखने को मिले हैं। एक जो छोटे हैं, अगर छोटा हमें सामान को तोलना है तो छोटे बांटों को यूज करा जाता था। अगर कुछ और जो ये छोटे बांटे थे ये डिपेंडेंट थे इस पे, बाइनरी पे, बाइनरी टेक्नोलॉजी पे, मतलब डबल यूज करते थे बांटों का इसके अंदर। और जब भी हम बड़े बांटों को देखते हैं तो ये कौन से सिस्टम पे चलते थे, डेसिमल सिस्टम। और इनका यूज किस लिए किया गया होगा, तो ज्वेलरी हो गई या बीट्स हो गए, इनका वजन नापने के लिए ऐसा करते होंगे, अनाजों को नापने के लिए करते होंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि आपको ये पता है कि हड़प्पा में बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी हमें। जैसे हड़प्पा में हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन देखने को मिले हैं, या जो पत्थर देखने को मिले हैं, या जो सोना देखने को मिला है क्या, और इंडिया में या उस साइड में हमें ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। तो क्या जो यहाँ के लोग थे, क्या वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे? तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी, हड़प्पा की कुछ सिटी के अंदर हम देखते हैं कि मनके बनाए जा रहे हैं, और कुछ क्या कहते हैं मूर्तियां बनाई जा रही है, जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और वो रॉ मटेरियल जो है या कच्चा माल है वो उस लोकल एरिया में नहीं मिल रहा है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं व्यापार भी किया करते होंगे। जैसे हड़प्पा में जो कॉपर आता था वो कहाँ से आता था, राजस्थान और ओमान से। ओमान जो अदर कंट्री है। टीन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से। और गोल्ड कहाँ से लेते थे हम, कर्नाटका से, मतलब साउथ से। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर, जे एंड के, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये इंडिया में है। और हमें कहां पे देखने को मिलता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी पूरी इस एरिया में। अब इन एरिया में हमें सोना देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो सोना कहां से इंपोर्ट करते होंगे ये लोग, कर्नाटका से। ठीक है, जो कॉपर यहाँ के लोग यूज करते थे वो कहां से करते थे, राजस्थान से और ओमान से। यहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्टिविटीज में, इंपोर्ट एक्टिविटीज नहीं करते थे, ये यहाँ के लोग एक्सपोर्ट भी किया करते थे। जैसे कि यहाँ के लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से माल को भेजना। जैसे बीड्स हो गए, सेल्स हो गए, और आइवरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब, और कॉटन के टेक्सटाइल हो गए, मतलब कपड़े हो गए। इन सभी को बेच के वो ये सारी चीजें प्राप्त किया करते होंगे, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। और तो और कई हिस्टोरियन का मानना है, और कुछ इसके हमें एविडेंस भी देखने को मिले, इनका जो कॉन्टेक्ट है वो किससे रहा होगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, जो उस समय सिविलाइजेशन इसी समय की सिविलाइजेशन थी। आप, क्योंकि एक मेलुआ जगह है, बेसिकली मेलुआ एक वर्ड है जो वहां के लोग रेफर करते थे किसके लिए, हड़प्पन रीजन के लिए। हड़प्पन क्षेत्र के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे, मेसोपोटामिया में एक टेक्स्ट है मेलुआ। ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ यहाँ से मेलुआ से ये सारी चीजें मंगवाई जाती थी। यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेड कौन कौन से माध्यम से किया करते होंगे, जैसे लैंड रूट्स, सी रूट्स। ये सी रूट्स हम किस बेस पे बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें डग यार्ड देखने को मिला है कहां पे, लोथल में। ठीक है, गुजरात। अब हम जानते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है। जो हमारी स्क्रिप्ट है नॉर्मली वो व्यंजन और स्वर के रूप में होती है, लेकिन व्यंजन और स्वर को अगर हम कई वर्डों को मिला ले फिर भी इतने वर्ड्स या इतने सिंबल्स हमें देखने को नहीं मिलते।
तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यंजन और स्वर स्वर तो नहीं होंगे। और इसको कैसे लिखा जाता था? राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब राइट टू लेफ्ट का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ये जो लोग थे वो किस तरीके से लिखते थे? राइट टू लेफ्ट। और ये किस बेस पे बोल रहा हूं मैं कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे? क्योंकि हमें यहाँ पे इस एरिया में, राइट वाले एरिया में ज्यादा गैप देखने को मिला है सिंबल्स के बीच में, और यहाँ आते आते लेफ्ट पे आते आते जो गैप है बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, इस बेस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हड़प्पा में कुछ आपके सरकारें या गवर्नेंस हुआ करती होंगी, या कुछ इंपॉर्टेंट फिगर थे या नहीं थे? क्योंकि हमें कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है, जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं जिसे हम प्रीस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ हिस्टोरियन का मत है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे जो पूरे, बेसिकली राजा होंगे जो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल करते होंगे। कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि वहां पे नॉर्मल लोग थे, कोई भी ऐसा हमें राजा की प्रणाली हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे मिलके डिसीजन लिया करते हों। और कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो राजा रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े सिटीज को डिजाइन करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसमें डिसीजन डिसीजन लेना तो किसी ना किसी राजा ने तो लिया ही होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों का कुछ रिलीजियस बिलीफ भी था। रिलीजियस बिलीफ का मतलब यह है कि यहाँ के लोग क्या धर्म को मानते थे, या धर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर था या नहीं था। तो कुछ हमें मूर्तियां देखने को मिली है जिससे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यहाँ के लोग किसी न किसी चीज में तो आस्था रखते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, पेड़ एक मोहर पे देखने को हमें मिली है। इस पेड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग नेचर का वर्शिप करते होंगे, मतलब प्रकृति की पूजा करते होंगे। एक हमें लेडी मिली है जो एक यहाँ की मातृ देवी के रूप में हिस्टोरियन इसको मानते हैं। देख सकते हो आप, ये टेराकोटा मिला है हमें देवी का, जो बेसिकली फुल ज्वेलरी से भरी हुई है। और एक हमें मिले हैं रोटो शिवा, ये देख सकते हो आप। ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ किसी भी चीज के लिए आस्था रही होगी। तो हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यहाँ के लोग नेचर को वर्शिप करते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है, जैसे ये आपका मदर गॉडेस है और ये आपके प्रोटो शिवा है, इनका वर्शिप किया जाता होगा। ये कुछ मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बता रखा है कि कौन सा सिटीज किसके द्वारा ढूंढा गया और कब। अब हिस्टोरियन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, जो आपका 2600 बीसी से लेके लगभग 1900 बीसी तक अपने मैच्योर फेज में था, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो। तो इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि या तो नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं या किसी का इन्वेजन हो सकता है। नेचुरल कॉजेस का मतलब यहाँ पे कोई आपदा आ सकती है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गई। या कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये आर्यन के इन्वेजन से इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया था। आर्यन बेसिकली जो बाहर से लोग आए थे आपके, और यहाँ पे अपना उन्होंने यहाँ पे बेसिकली सेटलमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था।